हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो है उसको कवर करा दिया था, और बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो बिहार स्पेशल का एडुटेरिया का बुक है, यह 67th और 68th बीपीएससी, बिहार 3rd सीजीएल, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और जो बिहार सिविल कोर्ट की नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बुक में जो बिहार और भारत का वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसको भी मैंने कवर करा दिया था, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी मैंने कवर करा दिया था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बिहार बजट पर होगा, तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अभी जो 67th बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुक है। पूरा सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। इस चीज़ को आपको पहले तो ध्यान रखना है कि किसमें पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है, तो गार्गी संहिता में। और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आंसर पता है आपको तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिए। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। क्लियर। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, पतंजलि, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, और इसी के काल में जो है मनुस्मृति की रचना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था। तो तीसरा पूछा गया है। तो तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था, ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। और कहाँ पर हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्लियर, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुंडग्राम दिया गया है। उसके बाद देखिए, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुनी पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी को काट करके 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। और बाद में इसका जो पौत्र था अशोक का, दशरथ, इसने यहाँ पर जो है आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण इसने भी करवाया था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अशोक भी दिया गया है और दशरथ भी दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए हमने 200 से भी अधिक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए और सभी वीडियोस को देख लीजिए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी। तो ओदंतपुरी पूछा गया है। तो जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था।
तो यह गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। उसके बाद देखिए कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे। तो ये जो पशु विज्ञानी थे ये कौन थे फ्रेंड्स, यह महिप्पा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो बंगाल से लौटते समय मार्ग में गयासुद्दीन तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, बंगाल से लौटते समय मार्ग में गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत मिथिला के राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण किया था। हरि सिंह देव जो कर्नाट वंश के आखिरी शासक थे, उन्हीं के समय जो है आक्रमण किया था। कहाँ पर, तो तिरहुत मिथिला, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक पूछा गया है। तो देखिए मुल्ला तकिया के अनुसार, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, मुल्ला तकिया के अनुसार, ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार ध्यान दीजिएगा, मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर देखिए दरभंगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ध्यान रखेंगे उसके मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था। तो देखिए बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था और उस समय बिहार का शासक जलाल खान नुहानी था। जलाल खान नुहानी था, शेर खां उसका नायब था। शेर खां जो था उसका नायब था जलाल खान नुहानी का, और यही बिहार का वास्तविक शासक था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जलाल खान नुहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक के काल में जो है बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था, यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो देखिए पूर्णिया 1770 से 1771, 1770-1771 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसमें जो है यह प्रमुख केंद्र रहा था, ठीक है। पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे। तो देखिए उस समय जो शासक थे कर्नाट वंश के, ये कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव थे, ठीक है, नरसिंह देव थे, और इनको पराजित करके बख्तियार खिलजी झारखंड की तरफ बढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो ये आपको याद होगा, यह बक्सर का युद्ध है जो कि कब हुआ था, 1764 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ये प्रश्न सभी सेट में ऑलमोस्ट दिया गया है, अब तक जितने भी हमने सेट किए हैं उसमें दिया गया। सबसे पहले आप बताइए बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर अभी कमेंट करके बताइए। और देखिए यह जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1908 में। कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और दूसरा भागलपुर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था जनरल लायल था, जो कि मारा गया था यह। चलिए, और विलियम टेलर जो था ये पटना का कमिश्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी ये 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। और देखिए इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो अनुज थे अमर सिंह, इन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो बिहार का नायब दीवान जो है यह नियुक्त किया था किसको, तो यह किया था सीताब राय को। और रजा खां को जो है बंगाल का जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उलगुलान विद्रोह जो है ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर
राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे 16 अक्टूबर 1905 को, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ पर? दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार के कौन सा व्यक्ति शामिल था? बिहार से 2 व्यक्ति इसमें शामिल थे। कौन थे? तो एक मजहरुल हक थे और एक सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था और इसमें सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। ये देश के लिए शहीद हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो देखिए राइट आंसर इसका हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएगा, जिन्होंने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सभी संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण नहीं थे। इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो मिली थी, ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताइए, बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था कब? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1919 में। और बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो यह मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन? देखिए इससे पहले वाले सेट में पूछा गया था कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अब्दुल गफूर थे और बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हैं अब्दुल गफूर। और इसमें पूछा गया कि पहले दलित मुख्यमंत्री, तो ये भोला पासवान शास्त्री थे। और इन्हीं के समय, ठीक है, जब ये सीएम थे, उन्हीं के समय 1968-69 में जो है बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये प्रश्न कई बार मैंने आपको करवा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के अनुसार जो है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 177 के तहत जो है इसको राज्य विधानसभा में बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 के 1, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 243 के 1, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होगा। तो 243 के जो है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न मैं हमसे हमेशा आपसे पूछता हूँ, आज ये प्रश्न आपके लिए है। आज का प्रश्न ये रहा, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह भारतवर्ष में 2005 में लागू किया गया था। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, यह अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया और इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो पहले मुस्लिम राज्यपाल पूछा गया तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। और देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा था
ये 1957 से 1962 तक, 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक जो थे ये बिहार के राज्यपाल रहे थे और बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। चलिए, रामनाथ कोविंद जी भी इन्हीं की तरह बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखना इनका नाम। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है ये आपका कितना है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 25 है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पहले 5 वर्ष होता था, लेकिन अब घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता, तो न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक, किसी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, ठीक है। ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है यह राज्यपाल को है। उसके बाद देखिए तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, टोटल 9 प्रमंडल हैं, ध्यान रखना आपको। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो तिरहुत में देखिए कौन कौन सा जिला आएगा, तो याद रखना आपको तिरहुत में जो आएगा ये आपका आ जाएगा, इसमें से कौन कौन सा जिला बताइए? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली, ठीक है। तो टोटल जो है इसमें 6 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुजफ्फरपुर में है, तिरहुत प्रमंडल का। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जो है बताइए ये कौन सा है राजकीय पुष्प? तो देखिए राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा है। क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प जो है यह गेंदा है। राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दूसरा चिड़ियाघर जो है यह स्थापित किया जा रहा है अररिया में, ठीक है। चलिए, और पहला जो है ये पटना में है, आपको याद भी होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करा भी दिया है। तो ये 2020 से 2025 तक। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स यह सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता होती है? तो देखिए लाल मिट्टी जो होती है ना, पहले यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए लाल मिट्टी जो है यह गंगा नदी के दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा गया और रोहतास में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किस क्षेत्र में होती है? तो फ्रेंड्स यह जो होती है यह होती है पूर्वी भाग में, और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार की टोटल 12 जिले जो है गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये कौन कौन से जिला है? तो सारण है, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सीता कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, ये मुंगेर में है। मखदूम कुंड जो है ये राजगीर में है। कहाँ पर है यह राजगीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर है, और सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है यह आपका पश्चिम चंपारण है। उसके बाद देखिएगा कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो? तो देखिए फ्रेंड्स झारखंड से जो हैं ये 8 जिले बिहार के सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या पूछा गया है तो ये 8.6% हो जाएगा। वहीं बिहार का जो अगर क्षेत्रफल है या भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर पूछेगा कितना है तो 2.86% यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल पूछेगा तो 2.86%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अपना स्कोर जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार
सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला यह रोहतास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। तो ये सब आप ध्यान